स्टूडेंट्स बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम अपरदन चक्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अपरदन चक्र क्या होता है और इसके अंतर्गत दो सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं, डेविस का सिद्धांत और पेंक का सिद्धांत। डेविस के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पेंक के सिद्धांत के बारे में। डेविस की तरह ही पेंक ने अपना जो अपरदन चक्र सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। इन्होंने 1924 में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनके सिद्धांत को मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस भी कहा जाता है। जैसे डेविस महोदय का जो सिद्धांत था वो समय आधारित था, लेकिन पेंक का जो सिद्धांत था वो समय आधारित नहीं है। उन्होंने समय को आधार मानने से इनकार कर दिया। इनके जो मॉडल है या उनका जो सिद्धांत है, इसका उद्देश्य किसी प्रदेश का जो स्वतंत्र स्थल रूप है उनकी विशेषताओं पर आधारित था। इनका जो सिद्धांत है उसके माध्यम से वहाँ जो स्थल रूप विकसित हुए किसी भी क्षेत्र में उनकी क्या विशेषताएं हैं तथा उनका विवर्तनिक इतिहास क्या रहा है, अर्थात किस तरीके से उन स्थल रूपों का निर्माण हुआ है, इसके बारे में इनके सिद्धांत में बताया गया है। पेंक ने अपने जो स्थल खंड है, स्थल खंड के उत्थान से पूर्व प्राइमरम्प शब्दावली का प्रयोग किया है। प्राइमरम्प को उन्होंने आकृति विहीन समतल धरातलीय भाग के रूप में माना है। जैसे उन्होंने माना कि सबसे पहले हमारा धरातल कैसा था, बिल्कुल समतल था, और उसे उन्होंने कहा प्राइमरम। प्राइमरम के बाद में फिर उत्थान की क्रिया जो है वो स्थल खंड में स्टार्ट हुई, धीरे धीरे विकास हुआ और विकास के साथ में उत्थान स्टार्ट हुआ, मतलब उत्थान और विकास साथ साथ स्टार्ट हुए। उन्होंने ये कहा, जैसे डेविस ने कहा था कि अपरदन जो है वो तब चालू होता है जब उत्थान खत्म हो जाता है, लेकिन पेंक महोदय ने माना कि कभी भी अपरदन जो है वो उत्थान का इंतजार नहीं करता, उत्थान होता जाता है और साथ में ही जो अपरदन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो पेंक ने जो है वो स्थल रूपों को संरचना, प्रक्रम और अवस्था इसका प्रतिफल नहीं माना, बल्कि उत्थान की दर तथा निम्नीकरण के दर के बीच के अनुपात का प्रतिफल माना है। अर्थात इन्होंने ये माना कि जैसे कोई भी स्थल रूप है उसका उत्थान हुआ और साथ के साथ फिर उसमें अपरदन की क्रिया चालू हुई, तो अपरदन होने के बाद में जो उसका कटाव होने लगा, उसका जो निम्नीकरण होने लगा, उसके बीच में जो पूरा प्रोसीजर चलता है उसका प्रतिफल उन्होंने स्थल रूपों को माना है। कि अर्थात किसी भी क्षेत्र के उत्थान होने के बाद में उसके निम्नीकरण होने तक जिस तरह से स्थल रूप का विकास होता है वही अपरदन चक्र कहलाता है। पेंक ने अपने सिद्धांत में कुछ अवस्थाएं बताई हैं। मेनली इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। सबसे पहली अवस्था बताई इन्होंने आपस्थि जिंडे इटिव कलुंग। इस अवस्था के अनुसार जो जितने भी स्थलखंड होते हैं उनका विकास बढ़ती दर से होता है, अर्थात इसमें जो स्थल रूप होते हैं उनकी विकास की दर काफी तीव्र होती है। तो जब विकास की दर तीव्र होगी तो इसका मतलब इसमें जो उत्थान का प्रोसीजर होता है वो भी काफी तीव्र गति से होता है। सबसे पहले जैसे कि डेविस महोदय ने बताया, सेम इसी तरीके से इन्होंने बताया कि उत्थान की क्रिया जो होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले जो स्थल खंड रहते हैं वो कैसे रहते हैं, समतल रूप में विद्यमान रहते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे इनमें उत्थान होता है और उत्थान होने के बाद में ही जो स्थल खंड होते हैं उनका निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली अवस्था में इन्होंने बताया कि जो स्थल खंड है उसका जो विकास स्टार्ट होता है वो काफी तीव्र गति से स्टार्ट होता है। इन्होंने ये भी माना कि ये जो अवस्था है ये जो उत्थान है उसकी प्रथम अवस्था है। अब इसमें अगर हम बात करें तो स्तर रूपों का विकास जब तीव्र गति से होता है तो इसमें जो जलमार्ग का ढाल होता है, प्रवाह वेग होता है, नदियों का जो वेग होता है वो भी काफी तीव्र होता है और इसमें नदियां जो होती हैं अपनी घाटियों को गहरा करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके अलावा बहुत अधिक उत्थान और अपरदन के कारण जो विभिन्न घाटी तल हैं उन पर सोपान सीढ़ी नुमा आकृति विकसित होती है, जिसे पेंक ने पिडमांट ट्रेपन या पिडमांट फ्लैश के नाम से नाम दिया। सेकंड जो इसमें अवस्था आई वो है ग्लीक फार्मिंग इटिपलून। इसका मतलब है सामान्य दर से विकास, ये द्वितीय अवस्था है। अर्थात इसमें उत्थान और अपरदन की दर समान होती है, उत्थान भी की मात्रा भी वही है और अपरदन की मात्रा भी वही है। इससे पहले की अवस्था में क्या था, उत्थान तीव्र गति से होता था, इतना अपरदन नहीं होता था। इसमें उत्थान और अपरदन दोनों बराबर गति से होती हैं, जिसके कारण जो उच्चावच होता है उसका अधिकतम विकास होता है। फिर उत्थान की दर समान होने के कारण जो नदियां हैं उनके जो पार्श्ववर्ती उन्नोत्तर ढाल हैं वो अपर्दित होकर सीधे हो जाते हैं और धीरे धीरे ढाल जो है वो समानांतर रूप से पीछे की तरफ खिसकने लगता है। तीसरी जो इसमें अवस्था बताई इन्होंने वो है आवस्थी जिंडे इटिव कलूम। ये अंतिम अवस्था है।
इसमें जो भूभाग है वो मंद गति से उठता है, यानी इसमें घटती दर से विकास होता है। उत्थान की जो गति है वो धीमी हो जाती है, जिसके कारण इसमें नतोदर ढाल का विकास होता है। अंत में क्या होता है, पूरा भूभाग जो होता है वो एक आकृति विहीन मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पेंक ने नाम दिया है एंड्रम। डेविस ने नाम दिया था लास्ट में समतल मैदान को पेनी प्लेन, इन्होंने नाम दिया है एंड्रम। और इसके अंदर कहीं कहीं पर नुकीली पहाड़ियां भी बची रह जाती हैं, जिसे पेंक ने नाम दिया इंसेल वर्ग, जैसे डेविस ने नाम दिया था मोनोडोनो। तो ये जो इटिवक्लोंग शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है, इसे हम कह सकते हैं, इसका अर्थ है विकास। तो इस तरीके से डेविस की तरह ही पेंक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन पेंक का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित नहीं है, समय पर आधारित नहीं है। और साथ ही इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, जिन 3 अवस्थाओं के आधार पर जो अपर्दन चक्र है वो चलता है। और इसके अलावा इन्होंने भी अपने मॉडल को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने का काम किया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पेंक महोदय ने भी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब हमारा जो टॉपिक है जैसे अपर्दन चक्र, वो इस तरह से पूरा हो गया। हमने 2 सिद्धांत पढ़े, डेविस का और पेंक का। लेकिन अभी हम इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे, डेविस और पेंक के विचारों की तुलना, अर्थात इन दोनों में क्या आप तुलना कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में इनके बीच का अंतर भी पूछा जाता है, तो उस अंतर को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी।